आप सभी को नमस्कार। अपने साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के मुद्दे की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से घटनाक्रम हैं आज के, क्योंकि एक दिन आपको लेट वीडियो मिल रहा है, मिलना चाहिए था सोमवार को, इसलिए सोमवार को नहीं मिल पाया क्योंकि बिहार राज्य विशेष का एग्ज़ाम है और कई सारे एग्ज़ाम है तो जिसके लिए वार्षिकी बना रहा हूं, तो वार्षिकी बन रहा था, इसकी वजह से समय लगा। तो आपको बता दें क्योंकि बिहार राज्य का एग्ज़ाम है तो जो वार्षिकी मेरा बना है, जो मैंने वार्षिकी करंट अफेयर्स बनाया है पूरे एक वर्ष का, उसको आज़ाद बीपीएससी अकादमी पर पोस्ट किया गया है क्योंकि बिहार से संबंधित एग्जाम है, बिहार के बच्चे वहीं पर जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, तो करंट अफेयर्स वहाँ पर उनको दिया जा रहा है। तो वार्षिकी यदि आप देखना चाहते हैं मेरा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 पार्ट में आएगा। अभी हमने साइंस और टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वार्षिकी दिया है जो आजाद बीपीएससी एकेडमी पर पोस्ट कर दिया गया है, जहां से जाकर आप देख सकते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर्स आपके अपने चैनल पर मिलेंगे। आपका कोई एग्जाम होगा, आपके राज्य से संबंधित कोई एग्जाम होगा, तो अन्य वीडियो भी, अन्य अध्यापक भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्या आज के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो आज हमें देखना है वो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हाल ही में मनाया गया। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। अब प्रश्न बनता है कि कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? तो आपको बता दें 2 दिसंबर को मनाया गया। 2 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। अब 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, एक सवाल आना चाहिए कि भाई आखिर 2 दिसंबर को ही क्यों राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है? यदि आप इस सवाल का जवाब खोजेंगे, यदि आप इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि भाई क्यों 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आपको पहुंचना पड़ेगा भोपाल। क्यों भोपाल पहुंचना पड़ेगा? क्योंकि भोपाल में एक त्रासदी हुई थी जिसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते थे। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ये क्या थी? 2 दिसंबर की रात्रि में हुई थी और उसी के लिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है भोपाल गैस त्रासदी की, तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी जो लीक हुई थी? तो आपको बता दें ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसो, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट थी। अब इसमें कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आइसोसाइनाइड लिखा होगा, आइसोसाइनाइड। तो भाई आइसोसाइनाइड नहीं है बल्कि आइसोसाइनेट है। तो साइनाइड और साइनेट में अंतर है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, ना कि साइनाइड। तो साइनाइड और साइनाइड में अंतर है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि साइनेट है, यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट NaTe, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है लीक हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें जब वायु प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए पूरे विश्व में 70 लाख लोग ऐसे हैं जो वायु प्रदूषण की वजह से प्रतिवर्ष मरते हैं। पूरे विश्व में 70 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से सबसे ज़्यादा मरते हैं। और यदि ये देखा जाए तो ये मामले जो हैं कैंसर के भी मामलों से ज़्यादा हैं। मतलब आज के समय में यदि हम देखें तो ना इतनी मौतें कोविड-19 से हुई हैं, ना इतनी मौतें किसी अन्य महामारी से हुई है। यदि हम देखें मौजूदा समय की यदि हम बात करें तो पिछले 10 वर्षों 20 वर्षों में तो सबसे ज़्यादा मौतें जो आजकल हो रही हैं वो वायु प्रदूषण से हो रही हैं और 70 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं प्रतिवर्ष, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी आपने देखा भोपाल गैस त्रासदी, जैसे ही भोपाल देखा तुरंत भोपाल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। जैसे भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक, भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक खोला गया था। कहां पे खोला गया था? भोपाल में खोला गया था। भोपाल में मेट्रो बन रही है जिसका नाम है राजा भोज मेट्रो, राजा भोज मेट्रो। भोपाल में एक रामसर साइट भी है जिसको बोलते हैं भोजताल, तो भोजताल नामक रामसर साइट भी आपको देखने को मिलेगी भोपाल में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे प्रदूषण की बात हो रही है तो प्रदूषण से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको बता दें कि COP21 हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी बोलते हैं, पार्टीज बोलते हैं। कॉप का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP21 जो हुआ था उसमें भारत ने
भारत ने बोला था कि जो पेरिस समझौते हुए हैं, पेरिस समझौते को भारत 2030 तक, पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत 2030 तक क्या करेगा कि जो अभी तक विद्युत बनाते हैं हम, जो जीवाश्म ईंधन से बनाते हैं, जैसे कोयला से बनाते हैं, पेट्रोलियम से हम विद्युत बनाते हैं, तो जो विद्युत हम बनाते हैं अभी 100%, जो कहने का मतलब था कि भारत का लक्ष्य था कि 2030 तक जो भारत में विद्युत बनेगी उसमें से 40% हिस्सा जो है, 40% हिस्सा जो है ये नवीकरणीय स्रोतों से होगा। 40% नवीकरणीय स्रोतों से हम बनाएंगे वर्ष 2030 तक। किसके अंतर्गत? COP21 के अंतर्गत हमने कहा था पेरिस समझौते को हम लागू करेंगे और उसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक 40% हमें अपने विद्युत उत्पादन का नवीनीकरण स्रोतों से, जैसे जल ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा के साथ साथ आप देखते होंगे सोलर ऊर्जा हो गया, तो इस तरह से हम बनाएंगे, पवन ऊर्जा हो गया, तो इस तरह से हम विद्युत बनाएंगे। तो 40% बात हुई थी कब? 2030 में। अब इसको लागू करने के लिए, क्योंकि ये समय नजदीक आ रहा है, तो इसको लागू करने के लिए एक समिति बनी है और इस समिति के चेयरपर्सन कौन है? एक सचिव हैं। किस विभाग के सचिव हैं? जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो हमारा जो मंत्रालय है, पर्यावरण जो मंत्रालय है, उसके सचिव इसके चेयरपर्सन बनेंगे और इसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हमने COP21 की बात किया, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि COP26 होने वाला है। COP26 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? COP26 का आयोजन किया जाएगा ग्लासगो में। कहां पे किया जाएगा? ग्लासगो। ग्लासगो कहां पे है? ग्लासगो की यदि हम बात करें जहां पर COP26 का आयोजन किया जाएगा, तो ग्लासगो आपको देखने को मिलेगा स्कॉटलैंड में। कहां पर देखने को मिलेगा? स्कॉटलैंड में। और जैसे ही बात स्कॉटलैंड की हुई, कुछ चीजें आपको याद आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए? सबसे पहली बात आपको याद आना चाहिए कि स्कॉटलैंड विश्व का ऐसा देश है, एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जिसने सैनिटरी नैपकिन को कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब जो महिलाएं स्कॉटलैंड में रहती हैं उनके कानूनी अधिकार है कि सरकार उनको सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराए। तो विश्व का एकमात्र देश है वो है आपका स्कॉटलैंड, ये पता होना चाहिए। और स्कॉटलैंड क्यों इन दिनों चर्चा में था? क्योंकि एक बुकर प्राइज दिया गया है। एक बुकर प्राइज होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिसको बोलते हैं बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार जो मिला है उसके जो लेखक हैं, जिस पुस्तक के लिए मिला है, उसके लेखक स्कॉटलैंड से संबंधित हैं। लेखक का क्या नाम है? डगलस, DOUGLAS, डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट नामक व्यक्ति हैं। डगलस स्टुअर्ट, DOUGLASSTUART। डगलस स्टुअर्ट नामक व्यक्ति हैं। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था सगी, SHUGGIE, सगी इसको पढ़ा जाता है, SHUGGIE, सगी वैन, VBAIN, सगी बहन। याद करने का आसान तरीका है, आप याद रखिए दिमाग में, सगी बहन। ठीक है, सगी बहन याद रखेंगे तो याद रहेगा कि सगी बहन जो पुस्तक थी, सही उच्चारण इसका है सगी वैन, लेकिन सगी बहन भी आप याद कर सकते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। डगलस स्टुअर्ट इसके लेखक हैं, जिनको बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है इस पुस्तक के लिए। और ये कहां के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। और जैसे ही बुकर पुरस्कारों की बात हो रही है, आपको याद आना चाहिए कि वर्ष 2019 में भी बुकर पुरस्कार दिया गया था, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्ष 2019 में जो बुकर पुरस्कार दिया गया था, एक पुस्तक थी, उसका नाम था द टेस्टामेंट। एक पुस्तक थी जिसका नाम था द टेस्टामेंट। द टेस्टामेंट जो पुस्तक थी, इसकी लेखिका थी मार्टग्रेट एटवुड। ठीक है, इनको मिला था। इनके साथ साथ एक पुस्तक थी द गर्ल्स, वुमेन एंड अदर। ये पुस्तक थी, इसकी लेखिका थी बर्नार्डिन एवारिस्टो। तो इनको भी मिला था। तो 2019 का भी पता होना चाहिए कि टेस्टामेंट और द एक पुस्तक है द गर्ल्स, वुमेन एंड अदर, इन दोनों पुस्तकों की लेखिकाओं को भी मिला था वर्ष 2019 में संयुक्त रूप से। इस बार किसको मिला है? डगलस स्टुअर्ट को मिला है, जिनकी पुस्तक का नाम है सर्जई वैन, या आप कह सकते हैं सगी बैन। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे। और प्रदूषण की बात हो रही थी तो प्रदूषण से संबंधित कुछ फैक्ट और आपको बता देते हैं। सबसे पहला फैक्ट आपको, क्योंकि हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वायु प्रदूषण से मौतों की बात कर रहे थे, तो प्रदूषण की जब बात होती है तो आपको पता होना चाहिए बिजली, भारत में बिजली की बनाने की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी सबने सुना होगा। एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी के विद्युत विभाग निगम है, इनका है विद्युत विभाग निगम, इसके अंतर्गत आता है विद्युत विभाग निगम। अब ये जो विद्युत विभाग निगम है, इन्होंने क्या किया है, एनटीपीसी के अंतर्गत जो विद्युत विभाग निगम है, इन्होंने अभी ग्रीन चारकोल हैकाथॉन प्रारंभ किया था। क्या किया था? ग्रीन चारकोल हैकाथॉन। तो ग्रीन चारकोल हैकाथॉन इन्होंने प्रारंभ किया था। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि ग्रीन चारकोल हैकाथॉन किस संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो आपको बताना है एनटीपीसी के विद्युत विभाग निगम द्वारा यह हैकाथॉन प्रारंभ किया गया है। और जैसे ही बात एनटीपीसी की होती है, आपको याद आना चाहिए एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एएआई ने एनटीपीसी से समझौता किया है, एनटीपीसी के विद्युत विभाग निगम से समझौता किया है। क्यों समझौता किया है? कि एएआई के अंतर्गत जितने एयरपोर्ट हैं जो निजी क्षेत्र को भी नहीं दिए गए हैं, एएआई के अंतर्गत जितने एयरपोर्ट हैं सबको सौर ऊर्जा से समृद्ध किया जाएगा, सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा, सौर ऊर्जा वहां पे उपलब्ध कराई जाएगी। अब सौर ऊर्जा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, सौर ऊर्जा से संचालित कराने के लिए एएआई ने एनटीपीसी से समझौता किया है। और पहला एयरपोर्ट जो सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है इस मुहिम के अंतर्गत, वो एयरपोर्ट है पुडुचेरी एयरपोर्ट। पुडुचेरी एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनटीपीसी के समझौते के बाद पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बना है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए कि एनटीपीसी जो है 500 मेगावाट का प्लांट लगा रही है। कहां पर? माली एक देश है अफ्रीका का, माली में ये लगा रही है 500 मेगावाट का प्लांट। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की किस संस्था द्वारा माली में 500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो 500 मेगावाट का सोलर पार्क हम माली में बना रहे हैं। कौन बना रहा है? एनटीपीसी बना रही है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात हो रही है एनर्जी की, बात हो रही है प्रदूषण की, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक राज्य में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया है। कहां पर लगाया है? रामनगर जिले में। रामनगर जिला है जहां पर इन्होंने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया है। रामनगर याद आना चाहिए कि कर्नाटक के रामनगर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा है। और कितने मेगावाट का है? 11.5 मेगावाट का ये प्लांट है। अब इसमें क्या आपको देखना है कि भाई रामनगर की बात हो रही है, रामनगर फेमस क्यों है? रामनगर क्यों फेमस है? वैश्विक स्तर पर फेमस इसलिए है कि यहाँ का एक खिलौना है जिसको बोलते हैं चन्ना पटन्ना नामक एक खिलौना है जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है। इसके लिए रामनगर क्षेत्र फेमस है। और जब बात हो रही है चन्ना पटन्ना खिलौने को जिसको जीआई टैग मिला है, तो आपको ये भी आपको याद आना चाहिए कि कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है भारत का पहला खिलौना क्लस्टर। तो भारत का पहला, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला खिलौना क्लस्टर कहां पर बनाया जा रहा है? क्लस्टर कहां पर बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला खिलौना क्लस्टर जो है ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कोप्पल नामक स्थान है जहां पर देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रखिए, खिलौना क्लस्टर हो गया आपका कोप्पल में, कर्नाटक में। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में अभी हाल ही में विजयनगर नामक नया जिला बना है। विजयनगर नामक जिला भी बना है। इसके अंतर्गत आपको याद रखना चाहिए शिमोगा है कर्नाटक में, शिमोगा में मंकी पार्क बनाया गया है। शिमोगा में मंकी पार्क बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको देखना है कि यहां पे पड़ता है अरासल्लू रेलवे स्टेशन। अरासल्लू रेलवे स्टेशन पे मालगुडी म्यूजियम बनाया गया है। अरासल्लू रेलवे स्टेशन पे मालगुडी म्यूजियम बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किस तरह से आप प्रदूषण पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय प्रदूषण
नियंत्रण दिवस के बारे में पढ़ रहे थे और किस तरह से आप कर्नाटक के खिलौने तक आ गए, खिलौने क्लस्टर तक आ गए, शिमोगा के मंकी पार्क तक आ गए। तो इस तरह से यदि आप जोड़कर पढ़ेंगे तो चीजें आपकी बहुत बेहतर होंगी और आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी, रुचिकर लगेगा पढ़ना। और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, चीजें आपको और बेहतर ढंग से दे पाएंगे। और आपको बता दें, अभी आपने देखा कि भारत का पहला खिलौना क्लस्टर बन रहा है कोप्पल कर्नाटक में। तो आपको बता दें, भारत का पहला चंदन संग्रहालय बना है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय बना है और ये जो भारत का पहला चंदन संग्रहालय बना है ये मैसूर में बना है। कहां पे बना है? मैसूर में बना है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला चंदन संग्रहालय भी मैसूर में बना है। मैसूर स्थान कहां पे है? कर्नाटक में है। और जैसे ही बात चंदन की आती, चंदन को क्या बोलते हैं? सैंडल, सैंडलवुड। और जैसे ही बात सैंडल की आती है तुरंत आपको कन्वर्ट होना चाहिए, सैंडल मतलब सैंड, सैंड। और जैसे ही बात सैंड की आती है, सैंडल से सैंड वर्ड आप निकाल सकते हैं। और सैंड से क्या याद आना चाहिए आपको? कि सैंड आर्ट फेस्टिवल, सैंड आर्ट फेस्टिवल। सैंड आर्ट फेस्टिवल था। सैंड आर्ट जो फेस्टिवल था ये कहां पर मनाया गया? अभी हाल ही में मनाया गया है सैंड आर्ट फेस्टिवल। कहां पर मनाया गया है? ये मनाया गया है चंद्रभागा बीच। ठीक है, चंद्रभागा बीच है जहां पर सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 मनाया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सैंड आर्ट फेस्टिवल कहां पर मनाया गया है। और जैसे ही बात हम करते हैं सैंड आर्ट फेस्टिवल की चंद्रभागा बीच पर मनाया गया है, तुरंत याद आना चाहिए कि चंद्रभागा बीच जो है इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। और इसके बारे में मैंने बताया है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। और जैसे ही आपको पता चला कि इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, आपको यह भी याद आना चाहिए कि किन बीचों को, 8 समुद्री बीच थे जिनको एक साथ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। अब कौन कौन से बीच हैं आपको नोट करना है। पहला है शिवराजपुर बीच, गुजरात में पड़ता है। शिवराजपुर बीच ये पड़ता है गुजरात में। दूसरा आपका है घोघला बीच, ये आपका पड़ता है दीव में। पहला शिवराजपुर बीच ये आपका पड़ता है गुजरात में। दूसरा है आपका घोघला बीच, ये पड़ता है दीव में। तीसरा है कासरगोड, तीसरा है कासरगोड, कासरगोड। और कासरगोड के साथ साथ यहीं पे और है पुदुबिरी, PUDUBIDRI, पुडुबिरडी। तो कासरगोड और पुरुबिडबी ये कहां पे पड़ते हैं? ये दोनों पड़ते हैं आपके कर्नाटक में। ठीक है, अगला आपका पड़ता है कप्पड़ बीच। कप्पड़ बीच कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है केरल में। कप्पड़ बीच केरल में हो गया। रुशिकुल्या बीच पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो रुशिकुल्या बीच नोट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश में। अगला है गोल्डन बीच। गोल्डन बीच पड़ता है आपके उड़ीसा में। और लास्ट आपको नोट करना है राधानगर बीच। राधानगर बीच जो पड़ता है ये पड़ता है अंडमान निकोबार में। तो कुल 8 समुद्री बीचों को जीआई टैग दिया गया था। फिर से पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका आता है शिवराजपुर बीच। दूसरा आपका आता है घोघला बीच। तीसरा आता है कासरगोड या पुडुबिरडी बीच। और चौथा आता है आपका, पांचवा आता है आपका कप्पड़ बीच। कप्पड़ के बाद फिर आता है रुशिकुल्या बीच, ये आंध्र प्रदेश में हो गया। फिर गोल्डन बीच उड़ीसा में हो गया। राधानगर बीच आपका हो गया अंडमान निकोबार में। और आपने पढ़ा अभी चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच के बारे में तो अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इतने समुद्री बीच हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जीआई टैग मिला है तो नाम देके भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बीच किस राज्य से संबंधित है, कहां पर संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु के बारे में क्या आपको पता होना चाहिए कि बेंगलुरु से सोलापुर, इन दो के बीच रो ट्रेन सर्विस शुरू हुई थी। रो ट्रेन सर्विस जो है ये बेंगलुरु से सोलापुर के बीच शुरू हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ट्रेन सर्विस। और जैसे ही बात करते हैं बेंगलुरु की, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि हमारी जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ यदि हम बताएं तो के सिवन यहाँ के प्रमुख हैं। और जो
रॉकेट हम प्रयोग करते हैं वो है GSLV या PSLV, ये आपको पता होना चाहिए। और रॉकेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, संभावनाएं हैं तो आपको बता दें। सोयूज रॉकेट का प्रयोग करता है रूस, फॉल्कन नामक रॉकेट का प्रयोग करता है स्पेसएक्स, एटलस नामक रॉकेट का प्रयोग करता है नासा, और लॉन्ग मार्च नामक रॉकेट का प्रयोग करता है चीन। तो कुछ प्रमुख रॉकेट हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जीवाश्म ईंधनों की हम बात कर रहे थे, प्रदूषण की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कोयले की, कि भारत को जो है COP21 में जो हमने प्रतिबद्धता दिखाई है उस पर काम करना है, और 40% हम अपनी विद्युत बनाते हैं उसका हमें नवीकरणीय स्रोतों से लेना है। तो जीवाश्म ईंधनों की बात हो रही, तो आपको बता दें भारत ने अपना स्वयं का प्रीमियम पेट्रोल भी बनाया है, और इस प्रीमियम पेट्रोल का नाम जो दिया गया है, इसका नाम है XP100। तो XP100 क्या है? XP100 है भारत द्वारा निर्मित स्वयं का प्रीमियम पेट्रोल, जिसको बोला जाता है 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। क्या है ये? 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल बनाया है किसने? भारत ने बनाया है, जिसको बोलते हैं XP100। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात हो रही थी विद्युत की, तो आपको बता दें ADB एक संस्था है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय को एक ऋण दिया है। क्यों दिया है ऋण? विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए एक ऋण दिया है। कितना? 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। किस लिए? विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए मेघालय को दिया है ADB ने। यह भी आपको पता होना चाहिए। और हम बात कर रहे थे पेट्रोल की, भारत ने एक नया पेट्रोल बनाया है जिसका बोलते हैं कि 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। ऑक्टेन मतलब होता है पेट्रोल की गुणवत्ता, पर उसी पर नापी जाती है, ऑक्टेन पर नापी जाती है। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है। तो आपको बता दें हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान की जब बात करते हैं तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इन्होंने एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम था मिशन पूर्वोदय। मिशन पूर्वोदय क्या था? मिशन पूर्वोदय था उड़ीसा को स्टील हब बनाने के लिए। तो यह भी पूछा जा सकता है कि मिशन पूर्वोदय का संबंध क्या है। तो मिशन पूर्वोदय का जो संबंध है वो उड़ीसा को स्टील हब बनाने के लिए है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलें, उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से आपने एक ही लिंक के माध्यम से कि प्रदूषण आप पढ़ रहे थे, प्रदूषण में किस प्रकार से आपने जीवाश्म ईंधनों को देख लिया, प्रदूषण में किस प्रकार से अन्य तत्वों को देख लिया। तो इसी प्रकार से यदि आप लिंक करके पढ़ेंगे तो चीजें अच्छी लगेंगी। और बार बार कह रहा हूं, यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की। तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। और ये देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। कहां पे बना है? उत्तराखंड में बना है। अब यदि हम बात करें उत्तराखंड में बना है तो किन संस्थाओं के द्वारा बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड सरकार, और उत्तराखंड सरकार के साथ साथ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में बनाया है। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा ही, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जब हम बात कर रहे हैं संरक्षण केंद्रों की, राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा हो रही है, तो आपको बता दें कि एक रिजर्व है जिसको बोलते हैं पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि पापुम रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि यह लगातार चर्चा में, यहां पे वनों की कटाई हो रही है। वनों की कटाई होने के कारण यहां पे दिक्कत क्या आ गई कि जो यहां पे अस्थायी निवास करते थे, जो यहां पे पक्षी होते थे, उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। और पापुम रिजर्व फॉरेस्ट चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां पर प्रमुख एक पक्षी है जिसको बोलते हैं हॉर्नबिल। हॉर्नबिल का यह प्रमुख आवास हुआ करता था, और वनों की कटाई के कारण यह
आवास समाप्त हो रहे हैं, जिससे हॉर्नबिल पर संकट उत्पन्न हो गया है। और हॉर्नबिल की बात यदि हम करें तो आप समझ ही गए होंगे कि पापुम रिजर्व फॉरेस्ट कहां से संदर्भित है। ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट कहां पे है? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और यहां पे हॉर्नबिल पक्षी भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर रहे हैं हॉर्नबिल पक्षी की, तो इसका नाम ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हॉर्नबिल पक्षी 2 राज्यों का राजकीय पक्षी है। कौन कौन से? पहला राज्य है केरल, दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल। पक्के पागा हॉर्नबिल, और पक्के पागा जो हॉर्नबिल है ये त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन जब हम आपसे बात कर लें कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। इस बार भी शुरू हुआ है, दिसंबर माह में मनाया जाता है और आभासी रूप से इसकी शुरुआत की गई है। तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड, पक्के पागा हॉर्नबिल त्यौहार अरुणाचल प्रदेश। हॉर्नबिल किन राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो केरल और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और एक बात और बता दें कि पक्के टाइगर रिजर्व भी पूछा जाता है, तो पक्के टाइगर रिजर्व भी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चमराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क। चमराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क पूछा जा सकता है आपसे कि ये कहां पर है। चमराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? तो आपको बता दें ये जूलॉजिकल पार्क है ये आपको देखने को मिलेगा मैसूर में। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है मैसूर चिड़ियाघर। तो इसका दूसरा नाम है मैसूर चिड़ियाघर, ये भी आपको पता होना चाहिए। या आप बोलिए चमराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क, या आप बोल लीजिए मैसूर चिड़ियाघर, दोनों बात एक ही है। ये चर्चा में क्यों है यदि हम इसकी बात करें तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, यहाँ से हमने चीते लाए थे और 3 चीते हमने लाए हैं। पशु विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत, जानवरों की अदला बदली कार्यक्रम के अंतर्गत 3 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं और उनको चमराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क में रखा गया है। ये पार्क कहाँ पे है? मैसूर में है, कर्नाटक में है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम बता दें कि क्या भारत में और कहीं भी चीते किसी चिड़ियाघर में हैं? तो जी हाँ, भारत का एक राज्य है आपका, उस राज्य की राजधानी है हैदराबाद। तो हैदराबाद में भी एक चिड़ियाघर है और हैदराबाद जो चिड़ियाघर है वहां पर भी आपको चीते देखने को मिलेंगे जो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। और जब हम बात करते हैं चीतों की, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में चीतों को राष्ट्रीय उद्यानों में बसाने की बात हो रही थी और हम बात कर रहे थे कि हम नामीबिया से चीते लाएंगे और मध्य प्रदेश में बसाएंगे। लेकिन अभी उस पर कोई आगे बैठक नहीं हो पाई है, आगे कार्यक्रम नहीं बढ़ पाया है, तो वो हमारे काम का अभी नहीं है। जब लाया जाएगा तो निश्चित रूप से हम उसकी भी बात करेंगे। तो अभी क्या जरूरी था आपको जानना? अभी जरूरी था कि मौजूदा समय में कहां पर लाया गया है और उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या, उस जूलॉजिकल पार्क का क्या नाम है, उस चिड़ियाघर का क्या नाम है, जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं रामानुजम पुरस्कार की। रामानुजम पुरस्कार की बात हो रही है और रामानुजम जब पुरस्कार की हम बात करते हैं तो आपके बता दें कि रामानुजम जो पुरस्कार है युवा गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार बोलते हैं। तो युवा गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार वर्ष 2030 का दिया गया है डॉक्टर कैरोलिना अर्जो। डॉक्टर कैरोलिना अर्जो को युवा गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये गणितज्ञ हैं ब्राजील की। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बीजगणितीय ज्यामिति में इन्होंने उत्कृष्टता का कार्य किया जिसके कारण उनको यह पुरस्कार दिया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की बात हो रही है, और जब बात होती है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कारों की तो आपको बता दें वर्ष 2020 के लिए एक तो दिया जाता है किसी संस्था को, एक दिया जाता है व्यक्तिगत किसी को। तो जो संस्था को दिया गया, यदि हम इसकी बात करें तो पहली बार किसी भारतीय संस्था को यह पुरस्कार मिला है, ये मिला है हेल्प एज इंडिया। हेल्प एज इंडिया एक संस्था है जिसको संस्थागत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। तो हेल्प एज इंडिया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय संस्था को मिला है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर किसे मिला। तो व्यक्तिगत स्तर पर जो मिला है ये है भूटान की महारानी, जिनका नाम है मदर, भूटान की महारानी है जिनका नाम है मदर ग्यालयुम संगे चोडेन वांगचुक, ये महारानी का नाम है। ये भूटान की महारानी है जिनका नाम है मदर ग्यालयुम संगे चोडेन वांगचुक, जिनको पुरस्कार दिया गया है कौन सा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी में इनको सम्मानित किया गया है। अब इनको सम्मानित किया गया है किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, तो यौन स्वास्थ्य पर कार्य करने के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बात हो रही है भूटान की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की मुद्रा अक्सर पूछी जाती है जो है नगुल्ट्रम, तो मुद्रा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारत का एसएसबी है जो भारत भूटान सीमा की रक्षा करता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रजनीकांत मिश्रा वर्तमान समय में एसएसबी के चेयरपर्सन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बता दें कि क्या व्यक्तिगत श्रेणी में भी किसी भारतीय को यह पुरस्कार मिला है, तो जी हां, 2 भारतीयों को यह पुरस्कार मिला है। पहला है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिला था वर्ष 1983 में। दूसरा पुरस्कार मिला था जे.आर.डी. टाटा को भी यह पुरस्कार मिला था 1992 में। तो इससे पूर्व 2 भारतीयों को भी व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है, लेकिन संस्थागत श्रेणी में पहली बार पुरस्कार किसी भारतीय संस्था को मिला है जिसका नाम है हेल्प एज इंडिया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है इजराइल से संबंधित। क्या है, इनका एक मिशन है जिसका नाम है बेरेसैट 2 मिशन। क्या है बेरेसैट 2 मिशन, जो है ये इजराइल का मिशन है। इजराइल इसके माध्यम से क्या करना चाहता है, इस मिशन के माध्यम से यदि हम बात करें तो बेरेसैट 2 जो मिशन है इसके तहत क्या है, चंद्रमा पर एक मानव रहित यान को उतारना। बेरेसैट 2 मिशन का उद्देश्य क्या है, चंद्रमा पर एक मानव रहित यान को उतारना, और वर्ष 2024 में यह मिशन भेजा जाएगा। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि बेरेसैट 2 मिशन जो है ये इजराइल का है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इससे पहले बेरेसैट प्रोब एक मिशन और इन्होंने भेजा था, बेरेसीट प्रोब, और ये क्या हुआ था, ये जो है चंद्रमा पर लैंडिंग करते समय असफल हो गया था। इससे पहले भी इन्होंने प्रयास किया था लेकिन ये असफल हो गया था। बेरेसीट प्रोब ये असफल हो गया था चंद्रमा पर लैंडिंग के समय, और इसको भेजा था स्पेसिल नामक एक एनजीओ है इनका, स्पेसिल नामक एक एनजीओ है, मतलब निजी क्षेत्र द्वारा भेजा गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें कि भारत के कौन से मिशन है, तो भारत चंद्रयान 3 भेज रहा है। चंद्रयान 3 हम भेज रहे हैं, कब भेज रहे हैं, 2024 में, 2021 में हम भेज रहे हैं चंद्रयान 3। 2024 में बात करें तो यूएई भेज रहा है मानव रहित, तो 2024 में यूएई भेजेगा, 2021 में भारत भेज रहा है चंद्रयान 3, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है क्रू स्पेस प्रोग्राम। क्या है, क्रू स्पेस प्रोग्राम जो है इसका लक्ष्य है 2000, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रू स्पेस प्रोग्राम क्या है, इसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में एक महिला और एक यात्री को पहली बार उतारना है। क्या है, क्रू स्पेस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक महिला और एक पुरुष यात्री को पहली बार उतारना इसका लक्ष्य है। तो क्रू स्पेस प्रोग्राम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं
तो चीन का एक मिशन है चंद्रमा की, यदि हम बात कर रहे हैं तो चीन का एक मिशन है जिसका नाम था चांग-ई 5। चांग-ई 5 जो मिशन है ये सफल रहा है और अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है चीन, ये भी आपको पता होना चाहिए। चांग-ई 5 नामक इनका अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा पर लैंडिंग में सफल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम चीन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनका पावरफुल रॉकेट है लॉन्ग मार्च, जिसके माध्यम से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को गति देते हैं। और यहाँ पे चीन की हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें, चीन और नेपाल एक शोध कर रहे थे एवरेस्ट की ऊंचाई से लेकर, और इन्होंने एवरेस्ट की जो ऊंचाई बताया है वो बताया है 8,848.86 मीटर। पहले एवरेस्ट की ऊंचाई थी 8,848 मीटर, अब शोध में पता है कि इसकी ऊंचाई है 8,048.86 मीटर। यह भी आपको पता होना चाहिए। पूछा भी जा सकता है कि इससे पहले की जो ऊंचाई थी कब की गई थी। इससे पहले की जो ऊंचाई हम 8,848 पढ़ते हैं ये 1954 में आकी गई थी, लेकिन जब नेपाल में नेपाल में जब भूकंप आया था उसके बाद से बताया गया था, अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद उसकी ऊंचाई बढ़ी हो, और ऐसा ही देखने को मिला। अब इसकी नई ऊंचाई हो गई है 8,848.86 मीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम विश्व धरोहर शहर की। विश्व धरोहर शहर में क्या हमें नोट करना है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, एक है आपका ग्वालियर, दूसरा शहर है आपका ओरछा। ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर घोषित किया है, और ग्वालियर और ओरछा दोनों शहरों की यदि हम बात करें तो ये अपने मंदिर और अपने महलों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जिसके कारण इनको विश्व विरासत शहर घोषित किया गया है। तो ग्वालियर और ओरछा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान समय में आंद्रे अजोले इसके प्रमुख है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब एक लास्ट आप देख लीजिएगा, भारत का पहला टायर पार्क, भारत का पहला टायर पार्क कहां बनाया गया है, तो भारत का पहला टायर पार्क जो बनाया गया है यह है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनाया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और जब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो तुरंत याद आना चाहिए जलदापाड़ा है। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर एक सिंगी गैंडे पाए जाते थे, और गैंडों के संरक्षण कार्यक्रम को जो भारत सरकार ने शुरू किया है उसके अंतर्गत जलदापाड़ा, काजीरंगा, मानस ये दोनों असम से आते हैं। दुधवा ये आपका उत्तर प्रदेश से आता है, दुधवा नेशनल पार्क। इसके बाद आता है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये आपके बिहार में आता है। और इसके बाद आपका एक आता है चितवन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये आपका नेपाल में आता है। तो इतने राष्ट्रीय उद्यानों को संयुक्त रूप से एकीकृत करके प्रोजेक्ट राइनो प्रारंभ किया गया है, जिसमें आपके कौन कौन से आगे काजीरंगा, मानस, दुधवा, वाल्मीकि और चितवन, ये सारे आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और यदि कुछ छूटा होगा तो वार्षिकी आप देख लेंगे, उसमें आपका कवर हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखें, साथ बने रहें, चीज़ें आपको बेहतर मिलेगी, बहुत बेहतर मिलने वाली है। ठीक है, तो यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।